गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा आप लोग? हाँ मैं भी ठीक हूं बेटा, आप बताइए। हाँ बिल्कुल सही हूं मैं। अब आप एक कमेंट करिए कि आपके पास वॉइस आ रही है, क्लियर है? ऑल स्टूडेंट्स के ऑल स्टूडेंट्स के पास ऑडियोबल है? ओके 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 ओके। गुड गुड, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। गुड बेटा गुड। ठीक है, तो कहाँ चल रहे थे बेटा अपन प्रीवियस लेक्चर में? अच्छा अच्छा अच्छा, आवेश का क्वांटीकरण को अपन ने डिस्कशन किया था, यही था बेटा आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश के क्वांटीकरण में एक फॉर्मूला हमने बताया था बेटा, Q इजिकल टू एन ई। Q इजिकल टू एन ई। इस फॉर्मूले से रिलेटेड सब एग्जांपल्स अपन लोग यहां पर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर बेटा मैं बता देता हूं, फिर से रिकैप कर देता हूं। एन क्या है? एन क्या है? ये होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरित स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके बेटा ओके, बहुत प्यारे, अच्छे से करते रहिए क्वेश्चंस। ई क्या है बेटा? इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड बाज हम बोल देते हैं -1.6 10 टू की पावर -19 कूलम। ठीक है बेटा, सब बच्चों को ये बात रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, और हमने बोला था अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे, तो उस पर कैसा आवेश आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर पहुंचेंगे उस पर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन यही करता हूं बेटा, देखिए क्वेश्चन एग्जांपल देखिएगा। तो एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम आवेश है। क्या बेटा? एक धातु के टुकड़े पर -3.2 कूलाम आवेश है, तो उस टुकड़े पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी? ठीक है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी? कोई भी सपोज करते हैं, कोई भी आपका मेटल है, कोई भी धातु का टुकड़ा है, ये कोई धातु का टुकड़ा है, पीस ऑफ मेटल। ठीक है बेटा, तो इस पर आवेश कितना इस धातु के टुकड़े पर? -3.2 कूलाम इस पर आवेश है। बेटा नेगेटिव साइन होने का मतलब आप समझिएगा, ये नेगेटिव साइन आया है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इस बॉडी पर, धातु के टुकड़े पर इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा? अधिकता है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यहीं पे हम सोल्व करते हैं इसको। Q इजिकल टू एन ई। ओके, तो n इजिकल टू क्या होगा बेटा? Q अपॉन E। तो यहां पर n इजिकल टू Q 3.2 मैग्नीट्यूड पुट किया, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, n इजिकल टू पॉइंट से पॉइंट 2 टाइम्स जाएगा, 2 इंटू 10 टू की पावर 19। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होने वाली है। तो आप लिखेंगे अतः धातु के टुकड़े पर
2 इंटू 10⁻² की, ये ऊपर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, 19 इलेक्ट्रॉनों की 19 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो ये आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको अच्छे से फोकस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा जरा। एक क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 1 कूलाम एक वस्तु पर 1 कूलाम आवेश है, यदि इस वस्तु पर 5.0 10⁻715 इलेक्ट्रॉन, क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन, और आ जाएं तो उस वस्तु पर कितना आवेश होगा। कितना आवेश होगा, ओके ना। तो यहां पर ये कह रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा सॉल्यूशन में। ये कोई आपका वस्तु है, ठीक है ना, इस वस्तु पे ये कह रहा है पहले से 1 कूलाम चार्ज इस पे उपस्थित है। अब क्या रहा, इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर होकर कहीं से आ रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है, 5.0 10⁻⁻90, सॉरी माइनस कितना गिवन है, सॉरी माइनस का 15 इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं, ठीक है ना, 15, ठीक है, प्लस का 15 है, 15 इलेक्ट्रॉन और आ गए कहीं से। तो कितना चार्ज इस पर आ गया इसके इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यू डैश बोल दिया अपन ने, क्या बोल दिया, क्यू डैश। फॉर्मूला क्या होगा, एन ई, या थोड़ा वैल्यू में कुछ करेक्शन हो सकता है, तो ये होगा 5.0 10⁻15 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां पर अगर मैं देखता हूं बेटा 80 हो जाएगा, 16 5 जा 80, ठीक है ना, तो 8.0 आएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, इंटू 10⁻, इंटू 10⁻, ओके, 10⁻, कितना होगा, 20 में से 15 -4। यहां पर थोड़ा डाटा में कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप डिजिट में 15 नहीं है, 18 पावर कर लीजिए, यहाँ आपका 18 पावर होने वाला है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन था सीबीएसई का, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, इसको मैं अगर शिफ्ट करूंगा तो 0.80 कूलम, ठीक है, ये चार्ज आ गया। अब नेट चार्ज वस्तु पर परिणामी आवेश, तो हम बोलते बेटा वस्तु पर नेट आवेश, नेट आवेश बोलो या कुल आवेश बोलिए, ठीक है ना, या कुल आवेश बोलिएगा, ओके बेटा। तो वस्तु पर कुल आवेश, तो वस्तु पर कुल आवेश पहले से कितना था, प्लस 1 कूलम था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आ गए तो निगेटिव चार्ज जनरेट, यहां मैंने लिया नहीं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है, बट ये होगा कैसा, इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं तो निगेटिव ऑफ 0.80 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.20 कूलम,
ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिए, आप चाहें तो इसको नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन हम कंसेप्ट वाइज लेके चलेंगे। पहले से इस पे 1 कूलम आवेश है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ इतना, उसको इसमें से लेस कर दिया, इतने कूलम चार्ज इस बॉडी के पास रिमेनिंग रह गया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसका ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो भी देख लीजिए। नंबर मुझे पता नहीं, आप देखिएगा। तो बेटा क्या है, आवेश का मान, आवेश का मान, आवेश का मान, आवेश का मान, आवेशित, आवेश का मान आवेशित कण की चाल पर निर्भर नहीं करता है। यानी आवेश का जो मान है वो आवेशित कण की चाल पर निर्भर नहीं करता है। एक कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज करते हैं ये कोई आपका पार्टिकल है, इसके पास Q नॉट आवेश है, ये रेस्ट में, इनिशियली ये किस में बेटा, रेस्ट में रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। अब इसी चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, इसी चार्ज पार्टिकल को आप अगर किसी स्पीड से मोशन में लाते हैं, v इक्वल टू c/2, तो ऐसा नहीं है कि चार्ज पार्टिकल मोशन करने लगा तो इसका चार्ज चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। तो जो Q नॉट है तो Q भी Q नॉट ही रहेगा, यानी चार्ज आपका चेंज होने वाला नहीं है, जबकि द्रव्यमान चेंज हो जाता है। ये कोई भी आपकी बॉडी है रेस्ट में, किसमें है बेटा, रेस्ट में है, और इसका मास आपने बोल दिया m नॉट है, रेस्ट मास क्या बोला, m नॉट है। और यही बॉडी आपका क्या किया, सपोज करो मूव करने लग गई, क्या करने लगी बेटा, मूव करने लग गई। ये हमने बोला कि उभी स्पीड से, यानी उभी स्पीड से ये मोशन कर रही है, तो इसका चार्ज बेटा अब चेंज हो जाता है। वो चेंज होके मास क्या आता है, वो m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस उभी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यानी आवेश का मान आवेशित कण की चाल पर निर्भर नहीं करता है बेटा, जबकि कोई भी कण है तो उसका द्रव्यमान उसके चाल पर निर्भर करता है। तो हम बोल सकते हैं कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान कण की चाल पर या स्पीड, चाल पर निर्भर करता है। क्या बोला, यह है कण का द्रव्यमान कण की चाल पर निर्भर करता है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट बेटा ये बहुत अच्छा पॉइंट था, ये भी एक क्वेश्चन कहीं बन सकता, तो ध्यान रखिएगा। अगर किसी बॉडी का द्रव्यमान 2 kg है, अगर वो इस मूव करने लगेगी हाईली स्पीड से, तो उसका मास भी चेंज होने का चांस होगा। बट स्पीड आपकी अगर Q नॉट है, सॉरी आपका जो चार्ज Q नॉट है, तो बॉडी मूव करे या रेस्ट है, उसका चार्ज जो है वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसी तरह देखिए, अगला पॉइंट देखिए, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, यदि किसी वस्तु या बॉडी, वस्तु पर द्रव्यमान है, क्या है बेटा, द्रव्यमान है, यदि किसी वस्तु पर द्रव्यमान है तो आवेश हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, और नहीं भी। ठीक है, ठीक है बेटा। अगर कोई वस्तु है उस पर अगर द्रव्यमान है, ये वस्तु है, इसके पास अपना ही द्रव्यमान है, तो इसके पास द्रव्यमान तो है, चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है बेटा, अगला इसी में लिख सकते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी। यदि किसी वस्तु पर द्रव्यमान है तो आवेश
हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी में मैं बोलता हूं, इसी पॉइंट में आगे, यदि किसी वस्तु पर आवेश है, यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो द्रव्यमान निश्चित रूप से होगा। ओके बेटा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई बॉडी है उसके पास आवेश है तो मास होगा ही होगा, और मास है तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन यही समझते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। दो वस्तु ए व बी हैं, ठीक है बेटा, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m, m है, तो चालन के बाद, तो ऐसे लिखें, ऐसे करिएगा, m, m है। जब कुछ इलेक्ट्रॉन वस्तु A से B पर स्थानांतरित क्या बोला? A से B पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो A व B के द्रव्यमान में संबंध क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझने की कोशिश करिएगा। ये कह रहा है, ये आपका कोई बॉडी है A और B, ठीक है बेटा। इसने बोला कि इसका भी द्रव्यमान m था, इसका भी द्रव्यमान m था, यानी प्रारंभ में दोनों बॉडी के या दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान कैसे थे? सेम थे, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ? कुछ भी हुआ चालन के दौरान, चालन हुआ तो हमने बोला कि A से कुछ इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? A से कहां चले गए? B पर। समझने की कोशिश करिएगा। तो बेटा हमने सपोज किया A से B पर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। A से B पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए? n इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉडी पर कैसा चार्ज आने वाला है? पॉसिबिलिटी देखिएगा। इस पे चार्ज बेटा पॉजिटिव आने का पॉसिबिलिटी है, इस पर कैसा आवेश आने की संभावना है? तो Q + Ne। बोलो ना बेटा, समझ आ रहा है? इस पे चार्ज कैसा आने की पॉसिबिलिटी? पॉजिटिव चार्ज। इस बॉडी पर देखिएगा QB - Ne। बोलो, यानी इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है और इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है बेटा। ओके बेटा, जब इलेक्ट्रॉन बॉडी A से B पर पहुंचेंगे, आप ये बताओ, कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास अपना द्रव्यमान है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेके जाएगा, छोड़ के जाएगा? लेके जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लेके गया तो हमने बोला इसका मास था mb और इसका मास क्या है? A। जब पहले दोनों का मास क्या था बेटा? द्रव्यमान बराबर था। जब इलेक्ट्रॉन A से B पर पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन A से B पर पहुंच गया तो कुछ लेकर जाएगा, तो यहां से कुछ द्रव्यमान उधर ले गया। इसका मतलब क्या रिश्ता मिल गया कि बेटा ma का जो द्रव्यमान है वो लेस हो गया,
किससे? बी से। जरा देखिए, ये इसका फेवरेट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा अपना द्रव्यमान लेके जाएगा, जब मान लेके जाएगा तो यहां पर आपका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, यहां द्रव्यमान घट जाए, तो एम ए छोटा है किससे? एम बी से। ओके बेटा, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप देखें अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये मैंने क्वेश्चन बता दिया है। आगे देखते हैं बेटा आवेशन की विधियां। आवेशन की कुछ विधियां हैं, उनको भी समझिएगा, ठीक है। उनको बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या बोला? मेथड ऑफ चार्जिंग। तो समझिए, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। तो पहला हम बोलते हैं बेटा घर्षण विधि। कैसी विधि? घर्षण विधि। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। कैसा लग रहा है बच्चों, बोलिएगा, ठीक है बेटा। कौन सा मेथड? फ्रिक्शन मेथड आपका। नेक्स्ट है आपका सेकंड चालन विधि। कौन सी विधि बेटा? चालन विधि। इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। थर्ड पॉइंट है आपका बेटा, देखो घर्षण विधि हो गया, चालन विधि हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रेरण विधि। प्रेरण को बोलते हैं इंडक्शन मेथड। ओके बेटा, ये 3 पॉइंट है, इनको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि घर्षण विधि, तो सेकेंड है आपका चालन विधि, थर्ड है आपका प्रेरण विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं आपके, और भी सारी विधियां हैं, लेकिन हम इन 3 को ही ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है बेटा। तो अगला पॉइंट आपका यही होगा, हम घर्षण विधि के बारे में ही एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है बेटा, घर्षण विधि के बारे में। ओके, तो घर्षण विधि को समझाने की कोशिश करिए। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आपकी 2 रॉड्स हैं या 2 बॉडी है, इसको हमने बोला बेटा ए। क्या बोला? ए। सेकंड एनी रॉड है, इसको अपन ने बोला बी। क्या बोला? बी। ओके, ये दोनों रॉड्स कैसी है? उदासी। कैसी है बेटा? उदासी। समझने की कोशिश करिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन है। तो इनको हम क्या करेंगे? रगड़ेंगे। घर्षण का मतलब क्या है? रगड़ना। घर्षण का मतलब क्या बेटा? रगड़ना, रबिंग करना। इन दोनों को जब उदासीन है, इनको हम रगड़ते हैं, तो इसमें घर्षण के बाद क्या होने वाला है? घर्षण के बाद बेटा, घर्षण के दौरान क्या होगा? कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, इधर से उधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि जाएं तो जाएं किधर, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग क्या करते हैं? रबिंग करेंगे, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, किधर हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, दोनों को रगड़ा जाएगा ए और बी को, तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे कि भाई हम जाएं तो जाएं कहां। तो ये कहां जाएंगे देखिए बेटा, वो बाद में थोड़ा मैं बताऊंगा। हमने बोला कि ये रॉड ए है, रबिंग के बाद ये रॉड ए है। ओके, किसी को कोई डाउट हो बताते चलिएगा। ए क्या है आपका? बी रॉड है। आगे मैं सारा का सारा एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी पॉइंट्स ऐसा नहीं होगा जो आपका एक्सप्लेन ना हो। तो हमने कुछ समय तो हमने सपोज किया कि बॉडी ए से सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके गए बी पर। क्या बोला बेटा? बॉडी ए से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, स्थानांतरित हो गए। कहां से? ए से बी पर। अब बेटा आप बताइए, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्या बोला? जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे
उस पर कैसा आवेश आता है? पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो इस बॉडी पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। कैसा चार्ज डेवलप हुआ? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है बेटा। देखिएगा, इस बॉडी को क्या करेंगे? इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, आने वाले पे कैसा चार्ज डेवलप होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज? इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। तो डेफिनेशन बिल्कुल सटीक में बनाने वाला हूं, वो समझिए क्या है। तो इस पर कैसा कैसा चार्ज आ गया? ये हो गई धनावेश। कैसी हो गई बेटा? धनावेश। ओके बेटा, ये कैसी हो गई? ऋणावेश। कैसी हो गई? ऋणावेश। ओके, बोलिए बेटा, कमेंट तो कर दिया करो भाई कम से कम। ठीक है बेटा, धनावेश है और ये क्या है बेटा? ऋणावेश है। तो यहां पर डेफिनेशन क्या है? मैं घर्षण विधि को कैसे बताऊंगा? जब दो वस्तुओं को, क्या बोले, जब दो उदासीन वस्तुओं ए और बी को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के दौरान उन दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक है बेटा, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है ना बेटा, तो ये मैं लिखता हूं, यहां पर आपको बात बताता हूं पूरा। जब दो उदासीन वस्तुओं, जब दो उदासीन रॉड बोल सकते हैं, जब दो उदासीन रॉड, ऐसे लिखेंगे रॉड, ए व बी को, ए व बी को आपस में रगड़ा जाता है, रगड़ा जाता है। क्या बोला? आपस में रगड़ा जाता है। तो उनमें आपस में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो जिस वस्तु या जिस रॉड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो क्या बोला बेटा? तो जिस रॉड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर धनात्मक या उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है। धनात्मक आवेश आ जाता है और जिस रॉड पर, क्या बोला? जिस रॉड पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस रॉड पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। क्या बोला बेटा? उस पर कैसा आवेश आ जाता है? उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है बेटा, आगे सी में बोलेंगे। तो देखो, जब दो उदासीन रॉड ए व बी को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आपस में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है बेटा, तो जिस रॉड से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जाते हैं, उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है
और जिस रॉड पर यहां पर मिस हुआ है, जिस रॉड पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस रॉड पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ठीक है ना। अतः घर्षण के दौरान दोनों वस्तुओं पर, दोनों रॉड्स पर परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत आवेश आ जाता है। बेटा देखिए बहुत प्यारा कंसेप्ट है, यानी घर्षण के दौरान दोनों रॉड्स पर परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत आवेश आ जाता है। मतलब एक पर अगर धनावेश आएगा तो दूसरे पे कैसा आ जाएगा बेटा, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा बेटा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, अपनी पूरी कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने की। कोई भी इसमें दिक्कत हो तो अब आगे चलते हैं, इसको मैं बताता हूं कि ऐसा हुआ तो हुआ। ठीक है, ये घर्षण में इलेक्ट्रॉन ए से बी पर क्यों गए बेटा, ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते हैं। अभी हमने ऐसा सपोज किया था कि दो रॉडों को आपस में रगड़ा, तो रॉड ए से कुछ इलेक्ट्रॉन बी पे चले गए, तो हमने कॉन्सेप्ट ये लेके गया कि जिससे इलेक्ट्रॉन गए उस पर धनात्मक आवेश आ गया और जिससे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए उस पर ऋणात्मक आवेश आ गया। तो इन जनरल ये टेंडेंसी थी। इसमें एग्जांपल ये होते हैं जैसे बादलों का आवेशन, आप लिख सकते हैं बादलों का आवेशन में, ये एग्जांपल में आ जाएगा घर्षण विधि में। और जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है ना, तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम पर आ जाते हैं और इस प्रकार कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस पर धनात्मक आवेश आ जाता और रेशम पर ऋणात्मक आवेश आ जाता। तो इसी का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है बेटा, तो हम आगे चलते हैं, इसको बताते हैं। देखो कैसा हुआ, एक वर्ड है कार्यफलन। क्या होता है कार्यफलन, इसको समझिएगा ओनली बस, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन बेटा, वर्क फंक्शन एक पदार्थ का अपना एक गुण होता है। ठीक है, ऐसे हमने ये बोला बेटा ये कोई मेटल है, एनी मेटल, ठीक है ना, मेटल है, ये आपका कोई भी मेटल है। मेटल है, ये मेटल है। तो बेटा इसका अपना एक वर्क फंक्शन है, इसको फाई से डिनोट करते हैं। हमने बोला इसका वर्क फंक्शन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये अपन ने सपोज किया है। तो इस मेटल के अंदर क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस मेटल के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। आपने इसको कोई एनर्जी प्रोवाइड की, सपोज करते ये एनर्जी आप इसको प्रोवाइड करते एच न्यू। तो हमने सपोज किया एनर्जी, देखो इस पर जो भी एनर्जी आएगी इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए इस मटेरियल की प्रॉपर्टी जो वर्क फंक्शन है इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी कम से कम ऊर्जा चाहिए, कम से कम, इससे थोड़ी ज्यादा ही चलेगी। आपने एनर्जी सपोज करते हैं ये आपका एच न्यू एनर्जी दी और ये क्या इसका वर्क फंक्शन, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होने वाली है। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी है तो देखना उसके पास त्वरण होगा या नहीं होगा बेटा। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, समझ के कोशिश करें। आपने बोला कि हमने इसको एनर्जी दी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बताओ बेटा इसमें जो इलेक्ट्रॉन बना हुआ है बाउंड स्टेट में, इतना वर्क फंक्शन है उसका,
क्या ये इलेक्ट्रॉन इस धातु से फ्री हो सकता है? नहीं हो सकता। ये इलेक्ट्रॉन इस धातु से फ्री होगा? नहीं होगा। तो वर्क फंक्शन क्या होगा बेटा? इसका वर्क फंक्शन क्या है? 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, क्या इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है? नहीं। जब नहीं निकलेगा तो उसकी कोई एनर्जी होगी? नहीं। जब उसकी कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है बेटा, तो उसका त्वरण होगा? कोई त्वरण नहीं होगा। ठीक है ना? त्वरण को छोड़िए, इतना कोई जरूरत नहीं है। एनर्जी से काम चला, एनर्जी पे फैक्टर करते हैं, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा देखो एनर्जी को, तो यहां पर अब मैं एनर्जी को थोड़ा इंक्रीज करता हूं। हमने बोला 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन अभी भी क्या है? 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कोई इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा मेटल से? नहीं होगा। आगे मैं एनर्जी को कर रहा हूं बेटा 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना है? 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होने वाला है? नहीं। इलेक्ट्रॉन तभी रिलीज होगा जब कम से कम इतना एनर्जी, इतनी जब इसको एनर्जी मिल जाएगी तो वो रेडी हो जाएगा, बाहर आने के लिए तैयार बैठा होगा। तो आगे मैं कर रहा हूं बेटा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई एनर्जी होगी? नहीं। अब 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा एक बात सुनिए, जितनी एनर्जी इसको मिल रही है उतना ही वर्क फंक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई बस मैं तैयार हूं यहां से बाहर निकलने के लिए। इतने पर अभी भी निकलने को तैयार है, बट अभी निकला तो नहीं है। आपने जैसे इसको दिया 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना था? 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने इसको 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, इसके अगेंस्ट वर्क करने में कितनी आपकी खर्च हो गई? 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी रिमेनिंग रही? 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है, एक फंक्शन, वर्क फंक्शन, कार्यफलन। इसी के बेस पर क्या होता है? टू रॉड्स को क्या कर रहे हैं बेटा? सपोज करते हैं अपन। देखिए बेटा इधर 2 रॉड्स है। ये आपका हमने बोला रॉड ए है, ए रॉड बी है। इसका वर्क फंक्शन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका वर्क फंक्शन मतलब कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ए और बी को आपस में रबिंग की जा रही है। बेटा आप समझने की कोशिश करिए, जब ए के साथ बी को रगड़ा जाएगा तो आप जब भी देखो दो चीजों को रगड़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा। ताप बढ़ने की वजह से वहां पर क्या बढ़ने वाला है बेटा? काइनेटिक एनर्जी, उसकी ऊर्जा भी बढ़ने वाली है। तो यहां पर ए और बी को आपस में रगड़ा जा रहा है। रगड़ने के दौरान ऊर्जा बढ़ती है। सपोज की इसकी एनर्जी बढ़ते 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 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। इलेक्ट्रॉन इस मेटल से तैयार है बाहर निकलने के लिए, लेकिन इसका कितना वर्क फंक्शन? कार्यफलन 4.2। इससे निकलेगा? नहीं निकलेगा। और जैसे इसको रगड़ा, इसकी एनर्जी हो गई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए से इलेक्ट्रॉन दौड़ा किसकी तरफ? बी की तरफ। तो जिसने ए ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया बेटा, इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो इस पर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ये डिपेंड किस पे करेगा? धातु के कार्यफलन पे। दो वस्तुएं हैं तो उन्हें आपस में रगड़ा गया। अगर आपको उसके वर्क फंक्शन के बारे में आइडिया होगा तो बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि लोगों को क्या होता था घर्षण विधि को लर्न कर लेते हैं, लर्न नहीं करना। कि एग्जांपल दिया होता है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते, तो इन जनरल उनको बुक्स वाले लिख देते हैं, लेकिन आपको वर्क फंक्शन का वो आइडिया दे देंगे तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि किस पे कौन सा आवेश आने वाला है। ठीक है बेटा, तो ये आपका था घर्षण विधि। इसमें घर्षण विधि में ऐसे भी बोलता है दो वस्तुएं हैं, ए और बी को रगड़ा फिर तीसरी को रगड़ा, अगर उन पर सेम चार्ज है तो क्या होगा? देखो दो वस्तुओं पर अगर सेम आवेश आएगा, सेम चार्ज आएगा तो उनमें प्रतिकर्षण आ जाएगा। अगर उन पर विपरीत आवेश आएगा तो क्या आ जाएगा बेटा? ऋण आवेश आ जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लिखते हैं बेटा चालन विधि। कौन सी विधि? चालन विधि। कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड। तो बेटा समझने की कोशिश करिएगा, बहुत प्यारा है कंडक्शन मेथड। तो कंडक्शन मेथड में होता क्या है? देखो जैसे दो आपके कोई भी वस्तुएं हैं, ये हमने बोला ए, ठीक, एक दूसरी वस्तु है इसको हमने बोला बी।
ठीक। तो इनको क्या करें, या किसी चालक तार द्वारा टच कराएं या आपस में स्पर्श करा दें, तो उनमें क्या होगा, आवेश का ट्रांसफर हो जाएगा। आवेश का क्या हो जाएगा बेटा, स्थानांतरण हो जाएगा। तो ठीक है, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक से जाएंगे तो एक पर आएंगे, जिससे जाएंगे इस पे पॉजिटिव, जिस पे आएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये होता कैसे, कैसे क्या फ्लो होने वाला है वो समझिए। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे जब दो वस्तुओं को, जब दो वस्तुएं या जब दो चालक बोलो, जब दो चालकों को, जब दो चालकों को आपस में स्पर्श कराया जाता, स्पर्श कराया जाता है, या चालक तार द्वारा, चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है बेटा, तो क्या है, जब दो चालकों को आपस में स्पर्श कराया जाता है या चालक तार द्वारा, दो चालकों को आपस में स्पर्श कराया जाता है या चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, तो धनावेश, कौन बेटा, तो धनावेश उच्च विभव से, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर, निम्न विभव की ओर गति करता है। जब कि ऋणावेश, कौन सा आवेश, ऋणावेश, जबकि ऋणावेश निम्न विभव से, निम्न विभव से, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव की ओर गति करता है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या बोला, जब दो चालकों को आपस में स्पर्श कराया जाता है या चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है, तो धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, जबकि ऋणावेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, रहती है जब तक के, जब तक के, जब तक के दोनों चालकों के, दोनों चालकों के विभव समान न हो जाए, समान न हो जाए। ठीक है, यह प्रक्रिया कब तक चलती है, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक के दोनों के विभव समान न हो जाए। तो इस क्रिया को, तो इसे, तो इस प्रक्रिया को तो इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं।
ठीक है, तो इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। एक स्टार पॉइंट यहां बना के लिख सकते हैं, तो लिखिए बेटा, चालन के बाद दो चालकों का आवेश समान हो भी सकता है, और नहीं भी, जबकि चालन के बाद विभव निश्चित रूप से समान जबकि विभव चालन के बाद विभव निश्चित रूप से समान होता है या हो जाता है। ठीक है, निश्चित रूप से समान हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा, निश्चित रूप से समान हो जाता है। चालन के दौरान निकाय का कुल आवेश त्रिज्या के अनुपात में पुनर्वितरित होता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बेटा, त्रिज्या के अनुपात में पुनर्वितरित होता है। अब देखो, चालन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझिए उन्हें। तो यहां पर हम बोलते हैं बेटा, एग्जाम्पल के तौर, दो चालक गोले जिन पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2 है, तो चालन के बाद दोनों गोलों पर आवेश क्या होगा जब क्या होगा, ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना, तो समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे 2 गोले हैं, ए और बी, ए है, ए बी है, इस पे आवेश Q1 है, ए आवेश Q2 है। ये बात कब की है? चालन से पहले की। ठीक है ना। अब इसी में अगली बात क्या है, दोनों गोलों को टच किया गया, जब टच किया गया तो चार्ज क्या होगा? ट्रांसफर हुआ होगा इधर से उधर। चालन के बाद क्या हुआ? अब हमने बोला बेटा, चालन के बाद ए बॉडी है, ए बी बॉडी है, बेटा दोनों समरूप हैं, तो हमने सपोज किया कि इस पे भी Q0 आया चालन के बाद, इस पे भी क्या आवेश आया? Q0 आवेश आया। इसको हम बोल रहे हैं चालन के बाद। ये सारे स्टेप आगे नहीं बताऊंगा मैं, चालन के बाद आगे मैं डायरेक्ट फर्स्ट एंड लास्ट केस बताया करेंगे। ठीक है ना। और ये क्या है? चालन से पहले, चालन से पहले, ये चालन से पहले की कहानी है। ये चालन के दौरान, चालन के दौरान तो बेटा क्या होता है? चालन के दौरान तो एक आवेश संरक्षण होता है, आवेश का संरक्षण। ठीक है ना। तो आवेश का संरक्षण क्या कहता है?
आवेश संरक्षण से, आवेश संरक्षण से। आवेश संरक्षण क्या कहता है बेटा? चालन से पहले का कुल आवेश और चालन के बाद का कुल आवेश। तो हम यहां बोलेंगे चालन से पहले का कुल आवेश बराबर चालन के बाद का कुल आवेश। ओके बेटा, तो बेटा चालन से पहले का आवेश हमने बोला Q1 प्लस Q2, चालन के बाद क्या आ गया Q0 प्लस Q0, इसी को क्या बोल सकते हैं 2Q0। तो यहां से Q0 क्या निकल के आ गया Q1 प्लस Q2। तो ये ध्यान रखिए बेटा, चालन के बाद दोनों वस्तुओं पर दोनों का सम करके हाफ कर देंगे आवेश को। ये कब फॉर्मूला लगेगा कि मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अभी बता देते हैं। यह फॉर्मूला, यह सूत्र तभी लगेगा जब दोनों गोले समरूप हों। कैसे हो बेटा? समरूप हो। देखो टोटल चार्ज का क्या कर देंगे आप, सम अप करके हाफ कर देते। लेकिन फॉर्मूला लगेगा कब? ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दोनों गोले कैसे समरूप है, समरूप आकार आकृति सेम है। ठीक है बेटा, तब ये दोनों पे क्या लगेगा सेम, हाफ ऐड करके उसका हाफ कर दीजिएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल डाटाबेस क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पर क्वेश्चन शॉर्ट में लिखेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन लेंदी लिखने का कोई मतलब, आपको नॉर्मल डाटा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या होगा, एग्जाम्पल देखिएगा। ये गोले हैं ए, एक गोला है बी, इस पे 10 माइक्रोकूलम, इस पे 2 माइक्रोकूलम है। क्वेश्चन है चालन के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश क्या होगा, आवेश क्या होगा। ठीक है ना, चालन के बाद प्रत्येक गोले पर। तो बेटा आपको मैं अपन ने बताया दोनों जबकि दोनों गोले समरूप हैं। कैसे बेटा? समरूप है, ध्यान रखिएगा। जो समरूप है शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, Q इजिकल टू, ठीक है ना, Q0 इजिकल टू Q1 प्लस Q2 बाई हाफ। Q1 की जगह 10, इसकी जगह 2, कितना होगा 8 बाई 2, कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। चालन के बाद दोनों गोलों पर 4 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम आवेश आ जाएगा। इस तरह पूरा कंडक्शन हमने एक्सप्लेन किया है। कल हम एक इसका केस एक्सप्लेन करेंगे, जब दोनों गोलों का आकार आकृति असमान हो तो आवेश का वितरण किस प्रकार होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है। और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और अपने दोस्तों को बताएं। यूट्यूब चैनल पे कैरियर ऑफ फिजिक्स पे चैनल पे स्टडी करें और उसको सब्सक्राइब करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे।